Hello, welcome to Jonas Chemistry. So today we are discussing about a new topic that is hyperconjugation. हाइपरकॉन्जुगेशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में आपको एक जीयूसी के पहले आपको बढ़ा चुका हूँ, जो इंडक्टिव फैक्ट होता है उसके बारे में बता चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरकॉन्जुगेशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है हाइपरकॉन्जुगेशन, किस में पाया जाता है हाइपरकॉन्जुगेशन और इससे क्या फ़ायदा है, मतलब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइपरकॉन्जुगेशन को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे वेकरनाथन इफेक्ट को, वेकरनाथन इफेक्ट जो होता है वो भी हमारा हाइपरकॉन्जुगेशन होता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने दिया था तो उनके नाम पर वेकरनाथन इफेक्ट भी बोला जाता है। दूसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। तीसरा हमारा ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन भी बोला जाता है। क्या होता है, किस बेस पर इनके नाम दिए गए, वो हम अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कहाँ पाया जाता है, मतलब किन कंपाउंड्स में पाया जाता है या किस कंडीशन में पाया जाता है, तो वो सारी हम बात करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है वो हमारा मेरा कार्बोकेटायन में पाया जाता है, फ्री रेडिकल्स में पाया जाता है और एल्कीन में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन। ओके सर, मेरे को बात समझ में आ गई। एक चीज़ और, क्या चीज़, कि हमारा कार्ब एनायन भी होता है हमारे, क्या कार्बन आयन में नहीं होता, क्या होता है, उसमें भी होता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे वो उसमें कैसे होता है। ठीक है, मेरे को इतनी बात समझ में आ गई, कार्बोकेटायन की कंडीशन में होता है और फ्री रेडिकल में पाया जाता है और एल्कीन में भी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। ओके, क्या कंडीशन होती है सर, कैसे पहचानेंगे किस एल्कीन में होगा किस में नहीं होगा, या किस कार्बोकेटायन में होगा किस में नहीं होगा, तो उसके लिए कंडीशन होती है सर हमारी अल्फा हाइड्रोजन। जिस भी कार्बोकेटायन में अल्फा हाइड्रोजन हो या फ्री रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन या एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन है, तो वहां पर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या होगी, हमारे अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, होने ही होने हैं, तभी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अच्छा अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होगा। दूसरी हम, चलो ये मेरी कंडीशन होगी, मैं एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ। ये क्या बताता है, ये बताता है हमारे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, इन सब की स्टेबिलिटी को भी ये हमारा क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन बताता है। अच्छा मैं बात करता हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली होता क्या है, तो मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। यह मैं कार्बोकेटायन में सबसे पहले देखता हूँ। कार्बोकेटायन क्या है, ये मेरा कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरा कार्बोकेटायन है। ओके, मैं यहाँ क्या देखता हूँ, हम जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, जो कार्बोकेटायन है वो हमारा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसका मतलब इसमें एक हमारी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स पाई जाती है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पाई जाती है। प्लस लगाए क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं है, इस p ऑर्बिटल में हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, खाली ऑर्बिटल्स हुआ करती है। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इस खाली p ऑर्बिटल में चले जाते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ये इधर जाएंगे और हमारा क्या बना लेगी, ये हमारा एल्कीन, ये जो बॉन्ड बनता है ये क्या बनता है, ये कार्बन, इससे हमारा ये हाइड्रोजन, इससे हमारा ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2, ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और यहाँ पर H पॉजिटिव हमारा बचा रह जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई, कोई नहीं, एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप ऐसे समझो, कैसे समझना, ये मेरा कार्बोकेटायन है, ये मेरा कार्बोकेटायन है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है मेरा, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का है, ये कार्बन की तरफ ब्रेक हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। कार्बन की तरफ ब्रेक होता है तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर हमारे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है CH2 पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, हमारा बॉन्ड बना लेंगे। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और इधर बन गई मेरी क्या, एल्कीन। सर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी एल्कीन फॉर्म है और यहाँ पर क्या है, मेरा कार्बोकेटायन। मतलब ये हमारी एक चार्ज स्पीसीज है और ये हमारी क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो मेरी चार्ज स्पीसीज थी वो न्यूट्रल बन गई। सर स्टेबिलिटी आ गई ना, इसमें क्या आ गया, स्टेबिलिटी हो गई, यानी कि मेरा कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया। बात मुझे समझ में आ रही है। सर ये प्रोसेस जो होती है मेरे क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की होती है। ये किस केस में होती है, हमारे कार्बोकेटायन के केस में इस टाइप से होती है। सर ये प्रोसेस कितनी बार हो सकती है, सर ये 3 बार हो सकती है, क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ पर लगे हुए हैं हाइड्रोजन के, तीनों बॉन्ड इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और डबल बॉन्ड बना सकते हैं। बात मेरी यहाँ पर समझ में आ रही है कि हमारी जो कार्बोकेटायन है उसमें हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँ, मैं आगे किस में बात कर रहा हूँ, इसमें बात कर सकता हूँ। ये 3 टाइम्स प्रोसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है और उसके
एक बॉन्ड इधर आएगा और बॉन्ड बना सकता है इस तरह से, तीनों बॉन्ड हमारे घूम घूम कर इस तरह से डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ सर, ये था हमारा हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। इसमें हाइड्रोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब है कि जब हाइड्रोलिटिक में ये होता है कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव आता है, लेकिन फ्री रेडिकल के केस में हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक का मतलब क्या है, कोई भी बॉन्ड है मेरा वो टूटेगा इस तरफ और इस तरफ भी, मतलब दोनों तरफ टूटता है तो फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये कार्बन है मेरा, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, ये क्या है मेरा? फ्री रेडिकल। इससे दो हाइड्रोजन मेरे लगे हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, और यहाँ पर यहाँ पर इसने यहाँ फॉर्म किया रेडिकल, एक यहाँ फॉर्म किया रेडिकल। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसने जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों साइड, तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल। अब ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लिया करते हैं। सर ये भी मेरी क्या है, एक रेडिकल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये मेरी चीज़ क्या हो गई, ये स्टेबल हो गई। तो बात समझ में आ रही है? रेडिकल में भी स्टेबिलिटी आती है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा रेडिकल में भी स्टेबिलिटी को बताता है। अभी मैं बात कर लेता हूँ किसकी, डबल बॉन्ड की। अभी मैं बात कर लेता हूँ डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में क्या होता है, वही सेम चीज़, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये क्या सिंगल बॉन्ड, या CH, या डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा H+ बचेगा, है कि नहीं। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव आएगा इधर और ये बॉन्ड टूट जाएगा इधर, तो हमारे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर क्या आ जाएगा मेरा नेगेटिव। समझ में आ रही है? ये नेगेटिव इधर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर ये इससे रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड इधर जाके टूट जाएगा और माइनस बना देगा। सर ये क्या हो रहा है, मेरा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये क्या बताता है, स्टेबिलिटी बताता है हमारे कार्बोकेटायन की भी, फ्री रेडिकल की भी, एंड एल्कीन की भी। तो इतनी बात मेरे को समझ में आ रही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और कैसे होता है। अच्छा ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। अब मैं अगली इसमें बात कर लेता हूँ, क्या बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता कितने टाइप्स का है। तो जैसे हमने लास्ट में जैसे इंडक्टिव में बता रहे थे कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स का हुआ करता है, प्लस आई एंड माइनस आई, वैसे ही सेम हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये भी हमारा टू टाइप्स का होता है। एक हमारा प्लस H होता है, दूसरा हमारा माइनस H होता है। प्लस H होता है, माइनस H होता है। सर इसमें इंडक्टिव की तरह आपको बहुत लंबी सीरीज नहीं देखनी है कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, प्लस आई किसका ज़्यादा होगा, माइनस किसका ज़्यादा होगा, नहीं देखना। इसमें बहुत ही सिंपल है सर हाइपर कॉन्जुगेशन में। क्या है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन दिखाता है, CH3 दिखाता है हमारा हाइड्रोजन, CD3 दिखाता है और CT3 दिखाता है। सर यही तीन है दिखाने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन, यही तीन दिखाते हैं। और देखो आपको मैंने इनका अरेंजमेंट किस में कराया था, इंडक्टिव में भी कराया था। इंडक्टिव में मैंने आपको एक वो लिखाया था कि इंडक्टिव में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट CT3 का होता है, फिर उसके बाद में CD3 का होता है, फिर उसके बाद में CH3 का होता है। ये मैंने इंडक्टिव में आपको कराया था। सबसे ज़्यादा प्लस इफेक्ट इसका होता है, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन सर हाइपर कॉन्जुगेशन में जस्ट उल्टा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है CH3 का, फिर CD3 का, फिर CT3 का। ऐसा क्यों होता है आप देख रहे हो, हमने क्या देखा अभी कि जो कार्बन से हाइड्रोजन लगे थे वही तो डबल बॉन्ड बनाने जा रहे थे, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है। तो ब्रेक किस कंडीशन में सबसे अच्छा होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्बन है, उससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन हमारा ड्यूटेरियम जुड़ा है, कार्बन हमारा ट्राइटेरियम जुड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है तो ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। और जब आसानी से ब्रेक हो सकता है तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या हो जाएगा इजीली। तो ये मेरा ऑर्डर हो गया किसका, प्लस H का। बात मेरी समझ में आ गई। माइनस H भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, माइनस H भी हमारा होता है। तो माइनस H में कौन कौन होता है जो माइनस H शो करते हैं, तो मैं आपको बता दूं CI3, CBr3, CCl3 और CF3। कार्बन से हैलोजन जुड़ी होती हैं, ये मेरी क्या करती हैं, माइनस H शो करती हैं। सबसे ज़्यादा माइनस H CI3 का, फिर CBr3 का, फिर CCl3 का और फिर CF3 का होता है।
ऐसा क्यों होता है? CI3 का क्यों ज़्यादा होता है, CF3 का क्यों नहीं होता? तो मैं आपको बता दूं लीविंग टेंडेंसी के बेस पर। लीविंग टेंडेंसी यानी निकलने की क्षमता जो होती है हमारी I की सबसे ज़्यादा होती है F के कंपैरिजन में। आपको ये चीज़ें आती हैं, यानी आपको पता है, ठीक है। अभी ये चीज़ें होंगी, हमने पता कर लिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा +H होता है -H होता है, क्लियर बात है। अभी मैं बात करता हूँ कि -H ऐसे कैसे पाया जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसमें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ऐसे ये है, मेरा एक कार्बन है, इससे मेरे इधर Cl जुड़ा है, इधर मेरा Cl जुड़ा है, इधर मेरा Cl जुड़ा है, ठीक है। और इधर मेरा क्या है, CH2 नेगेटिव। क्या है मेरा? CH2 नेगेटिव। बात मेरी समझ में आ रही? ये बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन इसकी Cl की ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये बॉन्ड अपनी तरफ टूटेगा। ये टूटने से क्या होगा, ये कार्बन है, इस पर ये Cl है, इस पर ये Cl है, इस पर क्या आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और Cl पर क्या आ जाएगा मेरा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, CCl2 डबल बॉन्ड CH2। ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पर ये Cl नेगेटिव। ये प्रोसेस भी हमारी तीन बार हो सकती है, 1, 2 एंड 3। हाँ, समझ में आ रही है? ओके, मेरी बात भी समझ में आ गई। सर ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि कार्ब एनायन की भी स्टेबिलिटी हमारा बताता है। वो कौन बताता है, हमारा -H बताता है। ओके, बात समझ में आ गई। अभी हम स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं, कार्बोकेटाइन की भी करेंगे, एल्कीन्स की भी करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि स्टेबिलिटी के लिए क्या हो सकता है। अभी मैंने जैसे देखा, यहाँ पर मैंने क्या देखा, कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या मेरा CH2 पॉजिटिव है कि नहीं? ये बॉन्ड इधर जाएगा तभी तो स्टेबल होगा। यानी कि इस पर जितने अल्फा हाइड्रोजन, सर अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता रखा है कि अगर कोई भी ग्रुप हमारा लगा होता है उससे, जैसे ये कार्बन चेन है, उससे अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो इस ग्रुप का जो पहला अटैच कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, फिर बीटा होता है, उससे नेक्स्ट गामा होता है, फिर डेल्टा होता है। इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, बीटा पे जो लगे होते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो हमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को ही काउंट करना है, अल्फा हाइड्रोजन को ही काउंट करना है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, इसलिए उन्हें बोला जाता है एक नाम हाइपर कॉन्जुगेट। हाइपर कॉन्जुगेट। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होगा, या उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी होगी किसी भी कार्बोकेटाइन की, रेडिकल की या एल्कीन्स की। ओके, मैं यहाँ पर अब बात कर लेता हूँ अपना क्या। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ, उसमें सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेट किसमें कितने निकालेंगे हम। अच्छा, इनमें मैं हाइपर कॉन्जुगेट निकालने की कोशिश करता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेट मतलब अल्फा हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर देखा हूँ अल्फा क्या है, सर जैसे मैंने बताया ग्रुप का फर्स्ट कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है, वैसे ही आपको इनमें भी देखना है रेडिकल का फर्स्ट कार्बन, रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन, या कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, या डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, अल्फा कार्बन। तो इस पर हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। कितने हाइपर कॉन्जुगेट हुए, 3, क्योंकि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 3 हमारे हाइपर कॉन्जुगेट हुए। बात समझ में आ रही है मेरे? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आपको लाइन स्ट्रक्चर आता होगा आई होप, क्योंकि मैं आपको ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ लाइन स्ट्रक्चर बनाना भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट होता है वो मेरा कार्बन होता है, और जो लाइन होती है वो मेरा बॉन्ड होता है, फिर पॉइंट, फिर कार्बन, फिर लाइन, फिर कार्बन। 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ना? क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इसकी बैलेंस ही पूरी कर दो, CH3 इधर आएगा, CH3 इधर आएगा, CH यहाँ आएगा। अब मेरे को अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, तो यहाँ पर कितने मेरे 3, यहाँ पर कितने मेरे 3, कितने हो जाएंगे टोटल, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेट हुए, 6 हाइपर कॉन्जुगेट हुए। इसमें मेरे कितने हाइपर कॉन्जुगेट हुए, 3 3 3, मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेट हुए। इसमें मेरे कितने हाइपर कॉन्जुगेट हुए, क्योंकि यहाँ पर कितने 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बैलेंस आपको पूरी करनी होती है ना, 4 कार्बन की 4 बैलेंसेज हुआ करती हैं, एक बैलेंस ये है, एक बैलेंस ये, बाकी 2 बैलेंस बचे वो किसके होंगे, हाइड्रोजन की। तो इसमें कितने हैं, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये इसका अल्फा कार्बन, ये, तो ये हाइड्रोजन काउंट करो कितने हो गए, 4। तो 4 हाइपर कॉन्जुगेट। इसमें मैं बात करूँ 2 इस पर होंगे, एक इस पर होगा, 3 हाइपर कॉन्जुगेट। इसकी मैं बात करूँ 2 इस पर 4 और 3 इस पर, मतलब 7 हाइपर कॉन्जुगेट। इसकी मैं बात करूँ 3 और 2 5 एंड 1 6 हाइपर कॉन्जुगेट।
आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको हाइपर कॉन्जुगेट निकालना आ गया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को हाइपर कॉन्जुगेट काउंट करना है। सब सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ये काम करना है कि अगर ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, अगर दोनों कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन का मतलब है कि बीच में सिंगल बॉन्ड है दोनों के, ये पॉजिटिव या डबल, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, 1 by 1, डबल फिर सिंगल के बाद में फिर पॉजिटिव आ रहा है, यानी बीच में सिंगल बॉन्ड से दोनों चीज़ जुड़ी हुई है, तो कॉन्जुगेशन में है ये, ठीक है। तो अब अगर कॉन्जुगेशन में है तो इस वक्त हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट काउंट करने हैं, तो आप डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देख लो और किसके, जो हमारा कार्बोकेटायन है उसके रेस्पेक्ट में दोनों को जोड़ लो। यहाँ मेरा क्या है, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन का अल्फा कार्बन ये है, इस पर कितने 2 प्लस ये डबल बॉन्ड इसका अल्फा कार्बन ये, इस पर भी कितने 2, तो कितने हो जाएंगे मेरे 4 हाइपर कॉन्जुगेट हो जाएंगे। क्या सर ये भी अल्फा कार्बन होगा क्या, इसका हाइड्रोजन जो होगा वो काउंट नहीं होगा? नहीं होगा, इसका हाइपर कॉन्जुगेट काउंट नहीं होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड पर है, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉन्जुगेशन में है तो इसका देखो, दोनों को प्लस कर दो। बात हमारी समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। मैं आपको बता दूँ सर यहाँ पर कि जो मेरा प्लस H होगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या करता है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सर ये प्लस H होता है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा प्लस H होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारा क्या होगा, कार्बोकेटायन। सर प्लस H ज़्यादा का मतलब क्या है, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ही ज़्यादा हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन। बात मेरी समझ में आ रही है? इसका मतलब कार्बोकेटायन बढ़ रहा है। अगर माइनस H हुआ तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, माइनस H कम करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। ये तीनों कार्बोकेटायन है, अब मेरे को पता करना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मेरा कौन सा होगा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ, करना क्या, हाइपर कॉन्जुगेट काउंट करना है। कितने हैं 3, कितने हैं 9, कितने हैं 6, 3 9 6। आप काउंट कर सकते हो 3 3 3 9 3 3 6। अच्छा, इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, इसको मैंने C नाम दे दिया। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट किसके, इसके, तो B सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद में कौन होगा, क्या हो जाएगा C, और फिर क्या हो जाएगा A। ये मेरे क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। बात समझ में आ रही है? ओके, बात मेरी भी समझ में आ रही है। अब मेरे को पता करना है कि इन जो कार्बोकेटायन्स ये दे रखे हैं मेरे, इनमें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। कैसे सिंपल है सर, काउंट कर लो हाइपर कॉन्जुगेट। ये मैंने A दे दिया, इसको या फिर ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, मुझे अरेंज करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो मैं क्या बताऊँगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेट मेरे कितने होंगे, 2 2, कितने हो गए 4। इसमें कितने होंगे 2 2 4 और 3 7। इसमें कितने होगा 3 2 5 और 1 6। इसमें कितने होंगे 1 and 1 1 1 ही तो होगा, 1 1 हो गया तो 2 हो गया। इसका कितना होगा 1 2 और 3 कितने हो गए 5। ठीक, अब मुझे हाइपर कॉन्जुगेट पता चल गई। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट उतना ही ज़्यादा मेरा स्टेबल क्या होगा, मेरा कार्बोकेटायन हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे ज़्यादा कौन है 7, यानी कि 2 मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। आगे फिर क्या है 6 मतलब 3, उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या है 5 मतलब 5, फिर उसके बाद में क्या है 4 मतलब 1, और उसके बाद मेरा 2 बचेगा जैसे 4। ये क्या हो गया, मेरा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ अपने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की। ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की। ठीक है, कौन सबसे अच्छी एल्कीन होगी, मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, कौन कम स्टेबल एल्कीन है, वो सारी बात करें। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारी जो एल्कीन्स होती है ना, वो 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप की बात करते हैं, कौन कौन सी होती है। पहली हमारी एल्कीन होती है कॉन्जुगेटेड। कौन सी होती है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। दूसरी होती है हमारी आइसोलेटेड
एल्कीन। तीसरी होती है हमारी कम्युलेटिव एल्कीन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, कम्युलेटिव। क्या होती है कॉन्जुगेटेड? आपको पता होगा। क्या पता है आपको? डबल बॉन्ड। अगर दो डबल बॉन्ड हमारे कॉन्जुगेशन में, क्या है कॉन्जुगेशन में, तो हम इसे कॉन्जुगेटेड डाइन या फिर कॉन्जुगेटेड एल्कीन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन है ये हमारी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट है एक दूसरे कॉन्जुगेशन में, यानी दोनों डबल बॉन्ड हमारे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, डबल सिंगल डबल, इस तरह से क्या होता है कॉन्जुगेशन अल्टरनेटिवली। ठीक है, आइसोलेटेड क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब है कॉन्जुगेशन ना होना, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, वो एक दूसरे से दूर है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, आइसोलेट है, अलग अलग है डबल बॉन्ड। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, और फिर उसके बाद CH नहीं आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अगर दोनों ही हमारे जो डबल बॉन्ड हैं वो लगातार पाए जा रहे हैं, एक ही कार्बन पर दोनों डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप की कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? कम्युलेटिव एल्कीन्स होते हैं हमारी। एलिन्स में आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है? कम्युलेटिव एल्कीन्स होती है। अच्छा, मेरे को बात समझ में आ गई, कॉन्जुगेटेड होता है, आइसोलेटेड होता है, कम्युलेटिव। ये पढ़ा क्यों है, क्यों हम जानने की कोशिश कर रहे हैं? सर इनसे हमें ना स्टेबिलिटी पता चलती है। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारी कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है, उसके बाद हमारी आइसोलेटेड होती है, और उसके बाद हमारी क्या होती है? कम्युलेटिव। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? हमारी कॉन्जुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, फिर कम्युलेटिव। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, एक चीज़ और, बाय चांस मेरी आइसोलेटेड दे दी, आइसोलेटेड एल्कीन है, उसमें मेरे दो आइसोलेटेड एल्कीन है, तो उसमें मैं कैसे पता करूँगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगी, कौन ज़्यादा स्टेबल होगी? अगर आइसोलेटेड है तो उसमें आपको काउंट करने होंगे अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, ये मेरी बात समझे। बाई चांस दोनों में अल्फा हाइड्रोजन भी सेम हो तो क्या करना है मेरे को? फिर मेरे को देखनी है उसकी सिमेट्री। जो अनसिमेट्रिकल मेरी एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है सिमेट्रिकल एल्कीन से। सिमेट्री भी सेम हुई तो फिर आपको देखना होता है क्या? ट्रांस एल्कीन एंड सेस एल्कीन। तो ट्रांस जो होता है वो हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है सेस एल्कीन से। बस इतना सा फंडा है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है कि हमारी कॉन्जुगेटेड ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर हमारी आइसोलेटेड, फिर हमारी कम्युलेटिव। कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल, आइसोलेटेड बिल्कुल अलग, कम्युलेटिव दोनों पास पास। समझ में आ गई? अगर आइसोलेटेड की कंडीशन है तो पहले अल्फा हाइड्रोजन से सॉल्व करो, अल्फा हाइड्रोजन सेम आते तो सिमेट्री से, और सिमेट्री सेम आती है तो फिर सिस्टान से। ओके, बात समझ में आ रही है? अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ और उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एल्कीन्स दे रखे हैं, ये मेरी क्या है? एल्कीन्स दे रखी है। ये मैंने 7 एल्कीन्स यहाँ पर लिख रखी हैं, और मैंने पूछा है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी कम स्टेबल है। अरेंज कर दो सबका ऑर्डर में, एक ऑर्डर में रख दो स्टेबिलिटी के आधार पर। अच्छा ठीक है, हमने एल्कीन्स में अभी जाना कि सबसे ज़्यादा एल्कीन जो स्टेबल होती है वो हमारी कौन सी होती है? कॉन्जुगेटेड एल्कीन। इसमें कोई कॉन्जुगेटेड एल्कीन है क्या? ये है डबल सिंगल 6, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया मेरा 6। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इसमें कोई कॉन्जुगेटेड एल्कीन नहीं है, आइसोलेटेड यानी 1 एल्कीन है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? डबल, इसका अल्फा हाइड्रोजन में 3 अल्फा हो गए, इसमें कितने हो गए? 3 हो गए, इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। इसमें कितने हैं मेरे? इधर 3, इधर 3, मतलब 6 हो गए। इसमें कितने हो गए? 3 3 6 12 हो गए। इसमें कितने हो गए? 3 3 3 9 हो गए। इसमें कितने हो गए? 3 3 6 हो गए। इसमें तो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड हो गई। इसमें कोई नहीं है, इसमें 0 अल्फा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ठीक है, अब मैं अरेंज करके देखता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल। सबसे ज़्यादा किसमें? 12, यानी फिर 6 के बाद आ गया मेरा 3। उसके बाद 12 के बाद क्या है मेरा? 9, यानी कि 4। फिर मैं देखना चाहता हूँ, ये चीज़ मेरी समझ में आ गई, ये हो गए। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा? 9 से बाद 6। सर मैं देख रहा हूँ 6 यहाँ पर भी है मेरा, 6 यहाँ पर भी है मेरा, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इन दोनों में मैं देख रहा हूँ कि ये मेरी 6 कंडीशन होती है, ये मेरी ट्रांस कंडीशन होती है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है 6 से। तो ट्रांस में क्या होगा? ये 5 नंबर आएगा पहले, उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर ये मेरा 2 नंबर आ जाएगा। फिर क्या बचा? 2 बचे मेरे, 1 और 7। 1 में मेरे 3 अल्फा हैं, ठीक है,
ये मेरा क्या हो गया 1 आ गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया मेरा 7 आ गया। ये मेरा क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया मेरा एल्कीन्स का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया मेरा एल्कीन्स का। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही है कि मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो मेरे एल्कीन्स होते हैं अगर उसमें हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड में आपको पहले अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हमारी एल्कीन होगी। फिर उसके बाद सिमेट्री, फिर उसके बाद सिट्रांस में आपको कर देना। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो एक काम करते हैं, एक तो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने ये क्या करते हैं कुछ एल्कीन्स लिख दिए। अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ठीक है, मैं सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे क्या होंगे, इसमें मैं नंबर लिख देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ एंड सिक्स एग्जाम्पल्स है। इसमें हमें ऑर्डर अरेंज करना है कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ अल्फा हाइड्रोजन निकालो, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसका अल्फा ये, इसका अल्फा ये, मतलब कितने हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ कितने होंगे, यहाँ पर देखो इसका ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, यानी 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, इसमें 7 हाइपर कॉन्जुगेट या 7 अल्फा हो गए। इसमें कितने, इसका ये 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें काउंट करो, इसमें क्या होगा 2 और 2 4, 4 और 3 7 अल्फा। इसमें कितने हुए, इसमें कितने हुए ये अल्फा, तो इसमें 1 और 1 2, यानी इसमें 2 अल्फा हो गए। इसमें मैं बात करूँ कितने होंगे, यहाँ भी एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर भी एक भी हाइड्रोजन नहीं, 0 अल्फा, इसमें कोई अल्फा नहीं है। जो मैंने बताया आपको, अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हो तो आप इस पर हाइड्रोजन लगाकर इसको जो स्ट्रक्चर बनाकर उसको देखने की कोशिश करना, यही अल्फा आने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ बात करता हूँ तो ये क्या है मेरा, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब मुझे क्या करना है, इनका अरेंज करना है, इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर पर। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा अल्फा सबसे ज़्यादा स्टेबल, लेकिन उससे पहले मैंने एक रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है आइसोलेटेड से, और आइसोलेटेड ज़्यादा स्टेबल होती है कम्युलेटेड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखूँ क्या यहाँ पर कॉन्जुगेटेड है, क्या ये मेरी एल्कीन कॉन्जुगेटेड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये तीनों मेरी क्या है कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये क्या है मेरी आइसोलेटेड है, ये मेरे कॉन्जुगेटेड में नहीं है। तो ये तीनों, अब एक चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये तीनों मेरे ज़्यादा स्टेबल होंगे इन तीनों से। बात समझे, अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, फिर अल्फा हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, इसमें 10 अल्फा है, इसका मतलब 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद में क्या 7 है यानी 2 होगा, फिर उसके बाद में 1 है यानी 1 होगा। सॉल्व। अब इसमें देखो जितने ज़्यादा अल्फा उतने ही ज़्यादा स्टेबल। कौन सी होगी 4, फिर कौन सा होगा हमारा 5, और फिर कौन सा मेरा होगा 6। ये मेरे क्या हो गए स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया एल्कीन्स का। बात समझ में आ रही है? ओके, चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं एल्कीन्स का। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एल्कीन्स है सारी, हम जानते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स ज़्यादा स्टेबल होती है, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, किसी भी एल्कीन में कॉन्जुगेशन नहीं है, आइसोलेटेड है। डायरेक्ट क्या करना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन देखने। अल्फा हाइड्रोजन देखो यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन कितने अल्फा हैं 2 2 4, इसमें कितने हैं 1 1 2 अल्फा, इसमें कितने 1 2 3 अल्फा, इसमें कितने 2 2 4 और 6 कितने हो गए 4 6 10 अल्फा, और इसमें कितने हो गए 2 2 4 4 और 3 कितने हो गए हमारे 7 अल्फा। आई थिंक आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना समझ में आ गया होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है हमारे हाइपर कॉन्जुगेट, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट उतनी ज़्यादा स्टेबल हमारी एल्कीन होगी। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है 10, मतलब 4 ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद में क्या है 7 यानी 5 स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद में क्या है हमारा 1 स्टेबल हो गया। फिर हमारा क्या है हमारा 3 स्टेबल हो गया। और फिर हमारा क्या हो गया 2 स्टेबल हो गया। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, आ रहा है? ठीक है, देख लीजिए एक बार चेक कर लेना। मे भी मुझसे गलती हो सकती है बट आप फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल होगा हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है एल्कीन, कौन सी नहीं है। सर मैं आपको बता दूं कि
अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो वो एंडोएल्कीन होती है, और अगर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड होता है तो एंडोएल्कीन होती है। हमेशा याद रखना, एंडो जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, सॉरी एक्जो एक्जो जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, हमारी एंडो से। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्कीन है, एल्कीन में आपको मैंने बताया था क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp2 में हमारा 120 डिग्री एंगल पाया जाता है। सर ये इसमें तो 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री क्या करेगा, 120 में होना चाहेगा। जब 120 में होना चाहे तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये टूटना चाहता है। लेकिन जब बाहर जो डबल बॉन्ड होता है इसके लिए एंगल हमारा 120 बन जाता है, लेकिन अंदर तो 60 होता है, इसलिए उसमें स्ट्रेन होता है। तो जो हमारा बाहर एक्जो डबल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आएगी, इन सब में एंड हुआ तो हमारा 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, बचे ये 3, इनमें हम बात कर लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने अल्फ़ा हैं, इसमें मेरे 2 अल्फ़ा हो गए। इसमें मेरे कितने अल्फ़ा हैं, 2 अल्फ़ा ये, 3 अल्फ़ा ये, 5 अल्फ़ा हो गए। इसमें मेरे कितने अल्फ़ा हैं, इसमें मेरा 1 अल्फ़ा है। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2, उसके बाद कौन होगा 1, और उसके बाद कौन होगा मेरा 3। ये मेरी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो सीरीज़ को देखते रहिए। जियो से हम सारी कराने वाले हैं, उसके बाद भी बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स कराने वाले हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो भी जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू।